नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम संगनी स्वस्थ भी सुंदर भी में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपसे बात की थी सुरक्षित प्रसव के बारे में, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें प्रसव से पूर्व। और इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे किन बातों का ध्यान रखें आप प्रसव के बाद और प्रसव के समय। इन बातों को बताने के लिए हमारे बीच एक बार फिर मौजूद है स्त्री एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमाशंकर सिंह जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, बच्चे के पैदा होने के बाद कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो उसके पैदा होने के तुरंत बाद उसे लग सकती हैं? देखिए, इसके लिए एक नेशनल प्रोग्राम भारत सरकार WHO के गाइडलाइन में चला रही है। इसमें डिप्थीरिया है, टिटनेस है, प्रोट्यूसी या खुर खांसी है, खसरा है, तपेदिक है, ये सब बीमारियों के लिए टीकाकरण का प्रोग्राम चल रहा है और इसको युद्ध स्तर पर सरकार मॉनिटरिंग भी कर रही है और दवा घर पर बच्चों को पिलाती है। ये इनके ड्यूरेशन अलग अलग होते हैं। एक महीने के अंतर पर DPT और पोलियो का देते हैं। जन्म के समय BCG का टीका लगाया जाता है। खसरे का तीसरे चौथे महीने, पैदा होने के तीसरे चौथे महीने देते हैं खसरा का। तो इस तरह से टीकाकरण का प्रोग्राम, ये नेशनल प्रोग्राम है, राष्ट्रीय प्रोग्राम है और WHO के यूनिसेफ के प्रोग्राम के अंतर्गत ही आता है। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रसव पीड़ा से बचने के लिए अपना सिजेरियन ऑपरेशन कराती हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, सिजेरियन का प्रसव में वेदना न हो इससे कोई संबंध नहीं है। ये पहले सुविधा उपलब्ध नहीं थी, सिजेरियन करने वाले डॉक्टर नहीं मिलते थे, इसलिए गांव में या इंटीरियर जगहों में बहुत सी मां असमय मृत्यु उनकी हो जाती थी, मां की, बच्चे की या दोनों की। लेकिन आज ये सुविधा हर जगह उपलब्ध है, इसलिए ये हर जगह उपलब्धता की वजह से ज्यादा हो रही है। पहले इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, अब ज्यादा हो रही है तो भ्रांति फैलाई जा रही है कि लोग दर्द से बचने के लिए सिजेरियन कराते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर सिजेरियन तभी करेगा जब बच्चा अपत्य मार्ग में आड़ा तिरछा न पैदा होने की स्थिति में रहता है, तभी सिजेरियन कराया जाता है और बच्चे को ऊपर से निकाल लिया जाता है। अब ये भी भ्रांति फैलाई जा रही है कि डॉक्टर पैसा लेने के लिए ही सिजेरियन करते हैं। ये भी एक तरह की भ्रांति है, क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी डॉक्टर करने की हिम्मत नहीं करेगा, न करना चाहता है। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि अगर आपका पहला बच्चा सिजेरियन है तो दूसरा बच्चा भी सिजेरियन ही होगा, ये बात कितनी सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच से परे है। पहला बच्चा सिजेरियन होने के बाद दूसरा बच्चा नॉर्मल भी हो सकता है और बहुत से बच्चे हैं जो नॉर्मल, दूसरा बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं। हाँ, ये बात है कि रिस्क सिजेरियन की बढ़ जाती है, क्योंकि यूट्रस का आयतन कम हो जाता है। लेकिन यदि बच्चा हेड फिक्सेशन पर है, लेग फिक्सेशन पर है, सीधा है, तो सिजेरियन कराने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही उसे लग जाती हैं? देखिए, बच्चे के जन्म के साथ या बच्चा का पैदा होने के साथ जो बीमारी होती है वो एक तो टॉक्सिटी हो जाती है, वो अम्बिलिकल कार्ड पक जाता है और उसकी वजह से उससे मवाद निकलने लगता है और बच्चे को सेप्टिसीमिया या सेप्टिक हो जाता है। तो उसकी इलाज करना चाहिए। उसको ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा डिटॉल से या जॉनसन वायलेट से उसे पोंछते रहना चाहिए। उस पर डस्टिंग करने के लिए पाउडर या इत्यादि तेल वगैरह लगा देना चाहिए। दूसरी चीज ये स्थिति है कि और भी बीमारियां हैं जो बच्चों में होती हैं, जैसे निमोनिया, रक्ताल्पता और विटामिन B की कमी और खांसी या निमोनिया की बीमारी। और सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि उसका वजन बढ़ना चाहिए, उसको रिकेट्स या कैल्शियम की डिफिशिएंसी न हो, इसका ध्यान देना चाहिए। यही सब
खास करके सावधानियां हैं जो ध्यान देना जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, आजकल अनेक ऐसी महिलाएं हैं जो अपने शिशुओं को स्तनपान नहीं कराती। शिशुओं के लिए माँ का दूध कितना जरूरी है? देखिए, अब तो ये WHO और यूनिसेफ ने भी प्रूफ किया है और सब विदित है कि माँ का ही दूध सर्वोत्तम आहार होता है, खास करके बच्चों को 6 महीने से लेकर साल भर तक। तो बच्चा जब पैदा होता है उस दिन से ही माँ का दूध देना चाहिए, क्योंकि एक तो भरपेट दूध मिलने के साथ साथ बच्चे को भी आत्मसंतोष मिलता है और बच्चे के साथ माँ का सतना दूध पीते वक्त एक दूसरे से ममत्व का आदान प्रदान होता है। दूसरी चीज यह है कि कोलेस्ट्रम जैसी इंपॉर्टेंट चीज जो कि बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है, वो दूध के अंदर शुरू में ही रहता है और जिसको बच्चा 3 दिन तक पीता है तो वो कोलेस्ट्रम अंदर बच्चा पीने के साथ साथ प्रतिरोधक क्षमता को भी उसे बढ़ जाता है। तो इसलिए माँ का दूध तो बहुत ही आवश्यक है। और बाहर का दूध जिन कंपनियों ने जिस तरह से कुचक करके यहाँ हमारे देश में अपने अपने ब्रांड का प्रचार प्रसार करके उसको शुरू किया, उसका बड़ा दुष्परिणाम भोगना पड़ा। एक तो बच्चा दूध न पीना चाहे तब भी उसको जबरदस्ती पिलाते रहते हैं, बच्चा रोता रहता है। फिर दूसरा, चम्मच से पिलाते हैं जिससे कि वो कितना पीना है वो बच्चा बता भी नहीं सकता। तीसरा ये चीज होती है कि या तो अंडर नरिश रह जाता है या ओवरफीड हो जाता है। चौथा, पानी मिलाते वक्त दूध में पाउडर में पानी मिलाते हैं, कितना पानी का परसेंटेज है ये भी पता नहीं है। चौथा ये चीज है कि दूध कब कब पिलाना है, कितने समय पिलाना है, फीडिंग कितनी देनी है, ये सब का कोई ज्ञान नहीं रहता और बच्चा हमेशा बीमार पड़ता रहता है, पतले दस्त आते हैं और अंडर नरिश हो जाता है। डॉक्टर साहब, प्रसव के बाद के भी 40 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं महिलाओं के लिए। इन 40 दिनों में उन्हें क्या क्या खान पान रखना चाहिए? देखिए, 40 दिन प्रसव के बाद 40 दिन नहीं, बल्कि प्रसव के बाद से ही उसी दिन से उस महिला को या प्रसूता को हम 3-4 दिन तक कोई फैटी चीज नहीं देंगे खाने के लिए। जिस फैटी चीज खाने के बाद उसे टट्टी नहीं होगी और कॉन्स्टिपेशन होगा, एक दूसरी तकलीफ बढ़ जाएगी। इसलिए शुरू शुरू में लिक्विड या सेमी लिक्विड सुपाच्य खाने के लिए देंगे, ज्यादातर फल का जूस, सूप, पेय, बिलेपी, ये सब चीजों का प्रयोग प्रसूता करना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे खिचड़ी के बाद अन्न देना चाहिए, सुपाच्य अन्न देना चाहिए और हल्का स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन उसको प्रदान करना चाहिए। इसके साथ साथ उसे धीरे धीरे टहलाना चाहिए जिससे उसकी भूख बढ़े और भूख बढ़ने के साथ साथ उसको मानसिक रूप से प्रसन्न स्वस्थ रहना चाहिए। हंसे बच्चे के साथ खेलना चाहिए और उसके क्रियाकलाप में अपना सुख निहितार्थ खोजना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बीच आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। लेकिन अब वक्त तो चला है आपके प्रश्नों के उत्तर देने का। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे बीच आएंगे लावण्य आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के चेयरपर्सन श्री अशोक श्रीवास्तव जी। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका स्त्रियों के स्वास्थ्य संबंधित खास कार्यक्रम संगिनी, स्वस्थ भी सुंदर भी। दोस्तों, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लावण्य आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के चेयरपर्सन श्री अशोक श्रीवास्तव जी। नमस्कार अशोक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार शिखा जी। सर, हमारे पास जो सबसे पहला लेटर आया है वो है लखनऊ से रंजना जी का। इनका कहना है कि इनका 3 माह का गर्भ है, तो आयुर्वेद के अनुसार से इन्हें किस तरह का खान पान रखना चाहिए? शिखा जी, आयुर्वेद के हिसाब से 2 बातों का ख्याल करना चाहिए। पहली बात ये पता करना चाहिए
कि उसकी प्रकृति क्या है और प्रकृति के हिसाब से उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात, जब बच्चा पेट में आ चुका होता है तो बच्चे मां के साथ में बच्चे को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है और सारे हार्मोन्स एक शरीर में पूरी की पूरी एक रचना बनने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो उस समय एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। आजकल आधुनिक चिकित्सा में हम उसे पूरा करते हैं विटामिन टैबलेट्स के द्वारा, आयरन टैबलेट के द्वारा, जबकि आयुर्वेद में इन चीजों के लिए हमारे जो खान पान है, जो हमारा भोजन है, जो हमारी सब्जियां हैं, उनको हम अगर सेवन करें, उनका अच्छी तरीके से जान करके कि उन चीजों को, उन न्यूट्रिशन को हम कहां से पा सकते हैं बेटर तरीके से, और उनको हम अपने खान पान का पार्ट बना लें, और साथ ही साथ ऐसी जड़ी बूटियों का हम सेवन अगर बढ़ा दें तो फिर उसका एक अलग फर्क पड़ेगा। क्योंकि वजह क्या है? वजह यह है कि एक अगर हम मान लीजिए हम कोई विटामिन खाते हैं तो विटामिन जो हो गया वो सिंगल एलिमेंट है कि किसी भी चीज से एक सिंगल एलिमेंट को निकाला जाता है, और जब सिंगल एलिमेंट बॉडी के अंदर दिया जाता है तो उसका कम होने पे अब बॉडी की क्या जरूरत है, और हर एक बॉडी की, हर एक इंसान की अपनी जरूरत सब्जेक्टिव है। इसीलिए मैंने कहा कि उसकी प्रकृति का जान लेना बहुत जरूरी है, और प्रकृति के जानने के बाद फिर वो किस काल में रहता है, उसका उस समय क्या है, क्योंकि बरसात में दूसरी जरूरत होगी, जाड़े में दूसरी जरूरत होगी, गर्मी में दूसरी जरूरत होगी, फिर वो किस देश में रहता है, देश के हिसाब से उसका भोजन होना चाहिए। फिर इसके बाद हर इंसान की प्रकृति क्या है, उसके हिसाब से उसका भोजन होना चाहिए। दिन में क्या खाना चाहिए उसका अलग बताया गया है, रात में क्या खाना चाहिए इस बात को अलग बताया गया है, और कौन किस सीजन में क्या चीज हमें मिल सकती है उसका अलग व्याख्या की गई है। अगर इन चीजों को जानकारी के साथ हम आयुर्वेद की चीजों को हम गोलियों के द्वारा हम उसको कंपनसेट ना करके, जो हमारी जरूरत है, बॉडी की जरूरत एक्स्ट्रा होती है इसमें तय है, लेकिन उस एक्स्ट्रा जरूरत को हम कहां से पूरा करें। तो एक तो तरीका है एलोपैथ का कि हमने उसके लिए आयरन की गोली ले ली, हमने उसके लिए विटामिन की टेबलेट ले लिया। दूसरा तरीका है कि हम अपने खान पान की ही इन चीजों को जाने, जो हमारे महर्षियों ने जिनके ऊपर पूरा रिसर्च करके पूरा बता दिया है कि हम क्या खाएं, किस समय खाएं, कहां किस देश में रहे तो क्या खाएं, उत्तर भारत में है तो क्या खाएं, दक्षिण भारत में है तो क्या खाएं, और साथ में गर्मी में क्या खाएं, बरसात में क्या खाएं, ठंडक में क्या खाएं, ताकि वो बिल्कुल बैलेंस फूडिंग हमारी हो। एक बात। दूसरी बात ये होती है कि जो हम विटामिन खाते हैं वो विटामिन जो है एक सिंगल एलिमेंट होने के कारण उनसे नुकसान और फायदा भी हो सकते हैं। उनकी अगर डोजिंग आपको सूट नहीं करती है तो उससे नुकसान और फायदा हो सकते हैं। लेकिन जो हम प्राकृतिक चीजें लेते हैं, जो हम जड़ी बूटियां लेते हैं, तो उन जड़ी बूटियों में प्राकृतिक तौर पे अगर कोई चीज, अगर कोई एलिमेंट है तो साथ में उसका एंटीडोज भी होता है। देखिए प्राकृतिक एक व्यवस्था है, तो अगर उसको उसके हिसाब से हम चीजों का सेवन करते हैं तो हमको किसी भी तरीके का नुकसान होने की कोई भी समस्या नहीं रहती है, और उससे उसके अलग फायदे होते हैं। इसलिए हमें प्राकृतिक चीजों पे, अपनी जड़ी बूटियों पे, अपने खान पान पे, देखिए हमारे आयुर्वेद में क्या है, आपका जो किचन ही है
किचन ही उठा के देख लीजिए तो पूरा आयुर्वेद है। जितनी भी मसाले रखे हुए हैं, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, लौंग, सब क्या है? सब हमारी जड़ी बूटियां हैं। हमारी सब्जियां क्या है? सभी पालक से बढ़कर के जो है आपको जो है आयरन कौन दे सकता है? लौकी कितना फायदेमंद चीज है। हमें गर्म क्या लेना है, किस समय लेना है, उसके हिसाब से डिसीजन लेकर के अगर आयुर्वेद को न्यूट्रिशन के लिए लेकर के चला जाए, और जो हमारे यहां पहले व्यवस्था थी कि लोग प्रेग्नेंट रहते थे, उस समय लोग चक्की पीसा करते थे, और चक्की पीसने की वजह से बड़ी नॉर्मल डिलीवरी उनको होती थी, कभी किसी तरीके कोई प्रॉब्लम जल्दी नहीं होता था, और प्रेगनेंसी के बाद उनका बॉडी बिल्कुल फिट रहता था। तो जो हम मेहनत करें वो सब चीजें जरूरी है, और इसको अगर हम करते हैं तो इसको अगर हम जिंदगी का एक हिस्सा बनाते हैं प्रेगनेंसी के समय में, आयुर्वेद के हिसाब से अपने योग को जान करके, अपने न्यूट्रिशन को जान करके, अगर हम एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ चलते हैं, एक आयुर्वेदिक वैद्य के द्वारा चलते हैं, तो फिर हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ और कम से कम पेन के साथ, एक बच्चा पैदा होगा तो पेन तो होगा ही, लेकिन वो पेन बियरेबल हो, इस पे हम लोग आयुर्वेद में काम कर रहे हैं कि कम पेन के साथ में कैसे बिना सिजेरियन के डिलीवरी हो, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी अशोक जी, हमारे पास जो अगला प्रश्न आया है वो है आजमगढ़ से रीता जोशी जी का। इनका 3 माह का नवजात शिशु है। डिलीवरी के बाद इनके शरीर में इनको कुछ कमजोरी सी महसूस होती है, तो जानना चाहती है कि किस तरह का आहार विहार ये रखे अपना। नहीं, ये जो इनको डिलीवरी हुई है, ये सिजेरियन डिलीवरी हुई है या फिर नॉर्मल डिलीवरी? जी हाँ, इनकी डिलीवरी सिजेरियन ही है। सिजेरियन हुई है। जी हाँ। देखिए, जब सिजेरियन होती है तो उसका बहुत ही जबरदस्त प्रभाव अपने शरीर पे पड़ता है। वो ये होता है कि जब सिजेरियन एक प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है, एक एबनॉर्मल व्यवस्था है, एक इमरजेंसी की व्यवस्था है। हमारे शरीर में प्रसव की पूरा एक नेचुरल प्राकृतिक व्यवस्था है। हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हमारी नेचुरल तरीके से डिलीवरी हो, और इसमें आयुर्वेद के जो मापदंड है, आयुर्वेद की जो दिशा है, आयुर्वेद देखिए एक बात बहुत क्लियर है कि आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा की विधा नहीं है। आयुर्वेद जो है हमें चिकित्सा की नौबत ही ना आने पावे, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो, हमारा खान पान ऐसा हो, कैसे प्रकृति के साथ हम संतुलन बना करके रहें कि प्रकृति हमें किसी तरीके का रोग की तरफ न ले जाए। इन चीजों को लेकर के चलने का जो काम है, लाइफ स्टाइल है आयुर्वेद। आयु का वेद, जीने की कला, ये है आयुर्वेद। तो इसलिए जो है कोशिश ये होनी चाहिए कि जो प्राकृतिक व्यवस्था है, उस प्राकृतिक व्यवस्था को हम अपनाएं। अब जब वो सिजेरियन हो चुका है, तो सिजेरियन होने के बाद बहुत सी लिमिटेशंस हो जाती हैं। उसकी लिमिटेशन होती है कि वो ज्यादा कोई जोर नहीं उठा सकती हैं, कोई भारी चीज नहीं उठा सकती हैं, ज्यादा वो पेट पे मालिश नहीं करा सकती हैं, ज्यादा फैटी चीज नहीं खा सकती हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। हमारे यहां कहा गया है, कहावत है कि प्रेगनेंसी के बाद अगर शरीर टूट गया तो उसको बनाना बहुत मुश्किल काम है, और अगर प्रेगनेंसी के बाद उसको बढ़िया खिला पिला करके अगर उसका शरीर एक बार तैयार हो गया तो बिल्कुल शरीर एकदम फिट हो जाता है, और बहुत बढ़िया शरीर फिट होती है। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि वो इन चीजों को खाए। लेकिन जब सिजेरियन ऑपरेशन हो चुका होता है तो इन चीजों से बचना पड़ता है। तो उसका तरीका यह है कि हम और तरीके की चीजें, जैसे दूध है, जैसे मटन वटन का सूप है, इन सब चीजों को हम शरीर को शक्ति तो जरूर दें, जो भी प्रोटीनस एलिमेंट्स है वो अच्छी तरीके से दें, और शरीर को कोशिश करें कि हमारे शरीर को पूरा न्यूट्रिशन मिले, और इस तरीके से उनको अपने भी खान पान का पूरा व्यवस्था रखना चाहिए। और हाँ, क्योंकि सिजेरियन है तो इसमें आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टरों की भी मदद लेनी चाहिए, और साथ में
आयुर्वेद में बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जिनका हम सेवन करके हम अच्छी जो है अच्छे तरीके से दोबारा अपना सेहत हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और ये जरूर करना चाहिए। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच है, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन अगर आपके मन में है कोई प्रश्न या कोई सवाल तो आप हमें बता सकते हैं feedback@lavanyatv.com पे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।